हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैंने यहाँ पे यूपी पुलिस के सलेबस में जो हमारा जियोग्राफी से क्वेश्चंस जो हमारा भूकंप और विश्व के ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने भूकंप और ज्वालामुखी को कंप्लीट किया है, जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है उस एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आइए देखते हैं भूकंप क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर जब कंपन होता है, जो अंतर्बल लगता है पृथ्वी के अंदर, उसकी वजह से जो हलचल होती है पृथ्वी पे, उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो भूकंप से जो भी हमारा क्वेश्चंस पूछता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भूकंप तो सभी को पता है क्या होती है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि जो भूकंपी तरंगे, जिस स्थान पे भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मूल या भूकंप उद्गम केंद्र, फोकस कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब सबसे बड़ी दूसरी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी इंग्लिश में एपी सेंटर दे देता है, नहीं तो अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र देगा, तो आप तो सभी कर लेंगे, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो एपी सेंटर ये आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछता है। सबसे पहले जहाँ भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र आपको पॉइंट याद करना है, और एपी सेंटर कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब देखिए, इमेज के द्वारा बताया गया है कि ये हमारा उद्गम क्षेत्र है, यहाँ से भूकंप तरंगे हो रही हैं और सबसे पहले भूकंपी तरंगे सीधे जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। तो यही है हमारा, क्या हो गया? एपी सेंटर। और फिर धरातल की साइड इधर पहुंचती हैं, तो ये सभी भूकंपी तरंगें निकलती हैं, लेकिन आपको एपी सेंटर जो अधिकेंद्र है, ये आपको महत्वपूर्ण याद करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन अगर भूकंप से बनाना होता है, तो सीस्मोग्राफ वाला क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देता है कि भूकंप तीव्रता जिससे नापी जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो सीस्मोग्राम यंत्र। ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। और इसके 3 स्केल होते हैं, स्केल ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी रिक्टर स्केल तो बहुत पुराना हो गया, इजी हो गया कि रिक्टर स्केल तो सभी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको रिक्टर स्केल के बारे में पता होगा कि रिक्टर एक्स जो होता है, इससे हमारा भूकंपी तीव्रता नापी जाती है। लेकिन आपको उसके साथ साथ मर्केली स्केल और राशि फेरल स्केल भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर रिक्टर स्केल नहीं देगा ऑप्शन में, तो आपको अगर दोनों ऑप्शन के बारे में पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमारा चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन? कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडान गैस। ये भी बिल्कुल भी रटे होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा है। अब उसके बाद हमारा इसमें सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भूकंप से, जो भी मैं बता रही हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको सभी जो भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चंस, आपको याद होना चाहिए। तो समान जो भूकंप मतलब कि जैसा कि समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थान, मतलब कि जितना भूकंप तीव्रता जो इस स्थान पे है उतना एक स्थान पर और है, और वो जो इसकी जो सामने मिलाई वाली जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं? तो भूकंपी रेखा। देखिए, सम मतलब भी क्या होता है? बराबर ही होता है, सम मतलब बराबर, लेकिन आपको इसका इंग्लिश वर्ड ज़्यादा याद करना है, क्योंकि सम भूकंपी रेखा देगा, तो आप तो ऑटोमेटिक कर लेंगे, क्योंकि आप इतना तो है कि यहाँ समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंपी रेखा कहते हैं, तो आप तो इसके सेंटेंस के लैंग्वेज से आप कर लेंगे। लेकिन आपको आइसोसिस्मल लाइन याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछता है, आइसोसिस्मल लाइन आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद अब आपको ये भी पॉइंट याद होना चाहिए कि एक ही समय पर आने वाली भूकंपी क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? तो वही होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। यहाँ पे इंग्लिश में भी बता दिया गया है और हिंदी में दोनों, तो आपको याद होना चाहिए। अब भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपी तरंगें आती हैं, लेकिन जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो आपको ये इसका नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नाम भी देता है, और कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा तीव्रता वाली होती हैं, सबसे कम कौन सी होती है, तो ये सब भूकंप के लिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। डिग्री आप याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन अब देखिए, प्राथमिक तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। लेकिन अब आपको क्या पॉइंट याद रखना है? आपको प्राथमिक तरंगें ना देकर कभी कभी एग्जाम में या पूछ लेगा कि जो प्राथमिक तरंगें होती हैं उसमें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। किसके बारे में? प्राथमिक तरंग के बारे में। और पी से प्राथमिक, और पी फॉर पी तरंगे, तो इन्हें प्राथमिक तरंगों को ही क्या बोलते हैं? पी तरंगे भी बोलते हैं।
भूकंप के अधिकेंद्र मतलब सबसे पहले जहाँ पे भूकंप पहुँचती है, भूकंप की तीव्रता सबसे पहले जिस केंद्र पे पहुँचती है, 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच क्षेत्र में पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, जिसे पी तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन 145 डिग्री के बाद पुनः पी तरंगें अधोरेखित हो जाती हैं। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको थ्योरी के लिए पढ़ लेना है। अब लेकिन आपको प्राथमिक तरंगे पी तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है किसके बारे में, प्राथमिक तरंग के बारे में। उसके बाद आपको पॉइंट याद रखना है ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती है, ये पॉइंट याद रखना है। अब हमें पूछना है, याद होना चाहिए कि यह तरंगे भूकंपी तरंगों से सर्वाधिक तीव्र गति के होने के कारण धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो प्राथमिक मतलब किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर पहले ही होता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है ना। तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि जो प्राथमिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, वो क्या होती हैं, धरातल पर सबसे सर्वाधिक तीव्र गति से। अब सर्वाधिक तीव्र गति से होंगी तो धरातल पर सबसे पहले ही तो पहुँचेंगी, सबसे पहले पहुँचती हैं। एक ठोस के साथ साथ तरल गैसीय माध्यम से भी गुजर सकती है। पी तरंगों की गति एस तरंगों की तुलना में 60% अधिक होती है। तो बस आपको 3-4 पॉइंट प्राथमिक तरंगों के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये पूछता है। देखिए एग्जाम इमेज के थ्रू बताया गया है पी तरंगों के बारे में। अब हमारा आ जाता है द्वितीय तरंगे। द्वितीय तरंगे के बारे में आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए कि किस प्रकार की तरंगे होती हैं। जैसे प्राथमिक तरंगों के लिए अनुदैर्ध्य तरंगे, वैसे द्वितीय तरंगों के लिए अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किसे बोलते हैं, द्वितीय तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। तो ये इसके लिए पॉइंट में याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और इन तरंगों के एस तरंगे कहते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जैसे द्वितीयक मतलब दूसरा, तो दूसरों के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंड। और सेकेंड एस फॉर सेकेंड है, तो एस से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एस तरंगे भी कहा जाता है। अब इसमें हमें याद रखना है कौन सा क्वेश्चन, कि ये तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति आती, वो क्या थी, ध्वनि तरंग, इसमें प्रकाश। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जो पहली हैं वो ध्वनि देती हैं, दूसरी प्रकाश देती हैं। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में बोल कर याद कर लेंगे तो भी याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है कि पी तरंगों की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है, क्योंकि अभी ऊपर ही बताया गया था कि 66% अधिक होती हैं किससे, यस से। यस मतलब द्वितीयक तरंगों से। तो मतलब वो पहले ही सब सर्वाधिक तीव्र गति से है और सबसे पहले धरातल पर पहुंच जाती है, तो उसकी तीव्रता ही सबसे अधिक है। लेकिन पता है आपको इसमें ये याद रखना होगा कि जो जिसकी गति सबसे ज़्यादा होती है वह सबसे कम क्षति देती है, और जिसकी गति सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्वक होती है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारी तीसरी जो भूकंप है वो कौन सी है, धरातली तरंगे। धरातली तरंगों के बारे में आपको याद रखना है कि एल तरंगे मतलब PSL। पी से प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, और एस से द्वितीयक तरंगे मतलब सेकेंडरी जो वेव्स होते हैं उसको, और एल तरंगे मतलब धरातली तरंगे, एल कहा जाता है। एल तरंगे केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। तो ये आपको पॉइंट धरातली तरंगों के बारे में याद करना है। सोचिए धरातल है तो धरातल पे ही तो प्रभाव डालेगी, और धरातल क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग ही तो है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यह तरंगे अत्यधिक प्रभावशाली और विनाशकारी होती हैं। तो एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो कौन सी तरंगे, धरातली तरंगे, जिसे एल तरंगे भी कहते हैं। और प्राथमिक तरंगे सबसे तेज होती हैं लेकिन सबसे कम नुकसान या क्षतिग्रस्त होती हैं। और धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय कौन करता है, तो एल तरंगे। यह धरातल पर सबसे देर पहुंचने वाली तरंगे, सबसे देर पहुंचती हैं लेकिन सबसे विनाशकारी होती हैं, ये याद कर सकते हैं। और खान सर से जब मैंने पढ़ा था, एक टॉपिक किसी भी टीचर का अच्छा लगता था तो मैं पढ़ लेती थी। तो खान सर ने ऐसे बताया था कि जो एल फॉर लव से याद कर सकते हैं कि उनकी भाषा में आप समझ सकते हैं क्या बोलते हैं वो। अब देखिए हमारा ज्वालामुखी के बारे में है। तो ज्वालामुखी क्या होता है, तो भूपटल पे एक प्राकृतिक छेद या दरार होता है जिससे होकर पृथ्वी के तरल पदार्थ लावा, राख, भाप, गैस बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी के लिए जो भी शब्द है, लावा, पायरोक्लास्ट, ये सब है, ये सब कभी कभी एग्जाम में एक बस वैसे पॉइंट दे देगा कि क्या है, तो आपको उसके लिए याद होना चाहिए। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित जो हमारे हैं, तो पहले लावा तो सभी को पता होगा कि जो लावा तो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो में भी देखे होंगे कि ज्वालामुखी उद्गार में चिपचिपा पिघला पदार्थ कहलाता है लावा, जो रेड कलर का होता है, बहता है, वो हमारा क्या है, लावा है। ज्वालामुखी बम क्या होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले बड़े बड़े टुकड़ों को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। ये तो ईजी है, ये तो आप कॉमन सेंस से भी याद कर सकते हैं तुरंत, और एग्जाम के में ऑप्शन के थ्रू आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पायरोक्लास्ट ये सब के बारे में बिल्कुल भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा है। तो पायरोक्लास्ट क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे जो हमारी चट्टानों के बड़े टुकड़ों को क्या बोलते हैं,
पायरोक्लास्ट कहते हैं। यह प्रायः ज्वालामुखी पर्वत से सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो पायरोक्लास्ट के बारे में आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है लेपली। लेपली एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने के बराबर होते हैं उन्हें लेपली कहते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा है और इम्पॉर्टेंट भी है। और प्यूमिक भी पूछा है। तो इन चट्टानों टुकड़ों का घनत्व तो जल से भी कम होता है और इसलिए जल में तैर सकते हैं। मतलब इतना इनका घनत्व तो कम होता है कि ये जल में तैरने लगते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लेपली, प्यूमिक और पायरोक्लास्ट, ये तीनों आपको रटे होने चाहिए। और धूल और राख तो आप सभी जानते हैं कि धूल और राख क्या होता है। अति महीन चट्टान कड़ी को क्या बोलते हैं? धूल या राख कहते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी के मैग्मा में कौन सी किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सिलिका की मात्रा, ये आपको याद होना चाहिए। और सिलिका की मात्रा जैसी अधिक होने लगती है ज्वालामुखी विस्फोटक उद्गार देखने के लिए मिलता है। मतलब ऊपर जब तेज़ रफ्तार से जब लावा ऊपर जाता है तो उसे उस किस वजह से होता है? सिलिका की मात्रा अधिक होने से होता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य स्थल जो क्या जब ज्वालामुखी घटित होता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसे किसका निर्माण होता है? तो क्रेटर के बारे में आप तो बिल्कुल भी सुने होंगे। तो क्रेटर व कैल्डेरा, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कैल्डेरा का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रेटर और कैल्डेरा का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी से होता है। तो ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाली बाह्य स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी संख्याओं का निर्माण होता है। किसका? बस आपको सिंपल सा याद होना है, क्रेटर व कैल्डेरा। क्रेटर क्या होता है? शंकु के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के दौरान गर्तनुमा आकृति क्रेटर कहलाता है। क्रेटर में जल का भराव होने के कारण क्रेटर झील बनती है। तो देखिए आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील है? तो कौन सा झील है? लोनार झील। आपको बिल्कुल भी रटे होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके पूछेगा कि क्रेटर झील कौन सा है? तो लोनार झील है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। साथ साथ में सब कुछ याद करना है। क्रेटर के लिए लोनार झील का एग्जाम में ऑप्शन में ज़रूर पूछता है। अब नेक्स्ट है हमारा कैल्डेरा क्या होता है? तो यह क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। मतलब जो क्रेटर से जो हमारा जिसमें जल भराव हो जाता है तो छोटा रहता है तो उसको क्रेटर झील बोलते हैं। लेकिन वही उसका दुगना तिगना आकार होता है, उसका विस्तृत आकार हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। तो कैल्डेरा कहाँ पे है? तो जो भी कैल्डेरा प्रसिद्ध है, जैसे कि हमारे भारत में जो लोनार झील है वो क्रेटर के रूप में प्रसिद्ध है, तो वैसे ही जापान का जो आसो क्रेटर है। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि आसो क्रेटर किस देश में है? तो जापान में। और यूएसए का जो हमारा है लेक कैल्डेरा का उदाहरण है। अब हम इस इमेज के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन सी किसे क्रेटर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो धरातल मैग्मा है सब, तो ये इसके थ्रू रास्ते से बाहर निकलता है। फिर यहाँ पे देखिए उद्गार हो रहा है और इसमें जलवाष्प और अन्य गैसें निकलती हैं। और फिर ये जब ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो इधर अपने तरफ रास्तों को तोड़कर निकल जाती हैं। तो इससे भी क्या बोलते हैं? गॉड शंकु बोलते हैं। और यहाँ पे जो शुरुआत जो उसका ज्वालामुखी का जो उद्गार क्षेत्र का जो मुख होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, अब ज्वालामुखी के बारे में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय हैं, कौन सी निष्क्रिय हैं। तो आपको उसका जो एग्जाम्पल है, कौन सी एग्जाम्पल है और किस देश में है वो ज्वालामुखी, साथ में आपको ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। तो देखिए पहले तो सक्रिय मतलब क्या आता है? हमेशा निकलते रहना। सक्रिय होता है ना, बोलता है कोई इंसान हमेशा एक्टिव है। तो मतलब एक्टिव मतलब सक्रिय है, मतलब एक्टिव मतलब फुर्तीला, हमेशा कार्य करते रहना, वैसे सक्रिय। तो आपको ये बिल्कुल भी याद होना चाहिए क्योंकि सक्रिय और निष्क्रिय ये सब में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सक्रिय से याद करें कोई इंसान एक्टिव है, सक्रिय है। तो देखिए वह ज्वालामुखी जिसमें लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो आपको सबसे पॉइंट आपको सक्रिय ज्वालामुखी आप उसके नाम में ही छुपा हुआ है तो आप इसका अर्थ तो समझ गए हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको हवाई द्वीप कहाँ पे है और किस देश में है, और मेक्सिको का जो कोलिमा है, और ये सब मतलब आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है तो आपको हवाई द्वीप बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है? अमेरिका के किलाऊ में है। हवाई द्वीप अमेरिका का किलाऊ, तो हवाई द्वीप जरूर पूछता है एग्ज़ाम में। और मैक्सिमो का कोलिमा देख लीजिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं एग्जाम में पूछता है जितना कि इटली का स्ट्रोम्बोली वेटेना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स पे कॉपी पे लिखकर नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिए। कौन सा? इटली का स्ट्रोम्बोली वेटेना और इक्वेडोर का कोटोपैक्सी कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कोटोपैक्सी जो सक्रिय ज्वालामुखी है या कोटोपैक्सी जो पर्वत है वो हमारा किस देश में है? तो इक्वेडोर में है। और माउंट एरेबस भी पूछता है, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस।
और अंडमान निको का एकमात्र है बैरन द्वीप। तो एग्जाम में हमारा पूछता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। तो भारत के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट में याद होना चाहिए क्योंकि भारत में एक ही है सक्रिय ज्वालामुखी। और फिलीपींस का माउंट ताल ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। एक तरफ आप सक्रिय ज्वालामुखी लिखकर उसके सक्रिय ज्वालामुखी के नाम और एक तरफ अपना देश लिख लीजिएगा। इससे आपका ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं ये भी कवर हो जाएगा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं ये भी एक साथ कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है उसके लिए देखते हैं। तो जो स्ट्रोम्बोली होती है, स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्यसागर का स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ओजस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना में है हमारा, कौन सा, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, ये भी एग्जाम में पूछा है। ये अर्जेंटीना में है, और से अर्जेंटीना और से ओजस डेल सलाडो। अब 2-3 बार अपने मुँह से अर्जेंटीना और ओजस ये सब बोलेंगे तो तुरंत आपको याद हो सकता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि क्या होता है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी होता है। और कोटोपैक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा तो कोटोपैक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत होता है। तो कोटोपैक्सी हमारा किस देश में है, तो इक्वेडोर में, अभी ऊपर भी मैंने बताया था इक्वेडोर में। किलाउ हवाई द्वीप अमेरिका का, यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है, ऊंचा भूल जाएगा लेकिन जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और किस देश में है, एक एग्जाम में हमारा जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो किलाउ है यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एटेना यह यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, एटेना। तो ये पॉइंट आपको ज्वालामुखी के बारे में याद होना चाहिए। अब एक बार आप याद करके देखिएगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी। तो जैसे सक्रिय ज्वालामुखी वैसे सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं कि सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है। तो सुसुप्त ज्वालामुखी वह है जो वर्षों में सक्रिय नहीं होती परंतु कभी कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। जैसे जो सुस्त लोग हैं कभी कभी उनके अंदर फुर्तीलापन आ जाता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक से बस चीज़ें याद होनी चाहिए, कैसे भी अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको बार बार वही ईजी चीज़ हमेशा रटना ना पड़े। तो सुसुप्त का मतलब एक बार अपने समझ, सुसुप्त मतलब जो लोग सुस्त होते हैं वो कभी कभी तो एक्टिव होते ही हैं ना, एक दिन एक्टिव होंगे फिर सुस्त हो जाएंगे। तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि यह जो है कभी कभी मतलब निकल जाती है, तो परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, तो ये तो आपको बिल्कुल भी रट लेना है कि जो विसुवियस ज्वालामुखी है वो कहाँ पे, इटली में। क्योंकि एकदम क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में इस पूछना होता है। इटली का जो 2-3 ठो है ये ज़रूर पूछता है हमारा। और जापान का फ्यूजिनामा आपको याद होना चाहिए। और अंडमान निकोबार का नागरकोंडम द्वीप। देखिए पहले आपको कन्फ्यूजन दूर करना है, जो हमारा कभी कभी मैं भी गलती करती थी एग्ज़ाम में, मैंने मतलब कि कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया था कि कौन सा एकमात्र सक्रिय है कौन सा सुसुप्त है। मैंने बस याद किया था, अब थ्योरी कंप्लीट नहीं की थी अच्छे से कि हाँ बस रट लिया था कि हाँ बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में, नागरकोंडम में अंडमान निकोबार द्वीप में, लेकिन कंफर्म नहीं किया था कि कौन सी सक्रिय कौन सी सुसुप्त है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको सबसे पहले 2-3 बार अपने माइंड में बोलना है जब भी आप लिख रहे हैं। तो जो हमारा बैरन द्वीप है वो मतलब वो अंडमान निकोबार में, वो हमारा कौन सा है, सक्रिय है। और जो हमारा नागरकोंडम है वो हमारा भी अंडमान निकोबार में ही है लेकिन सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और फिलीपींस का मेयन, ये सभी देख लीजिए कि एग्जाम में। हाँ, और इंडोनेशिया का कराकातोआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप एक साइड अपना लिख कर याद कर सकते हैं। डेली आप 1-2 मिनट देखेंगे 2-3 दिन तक तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब शांत ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए इसके नाम में ही शांत। तो शांत ज्वालामुखी में हजारों वर्ष से कोई उद्भवन नहीं हुआ है, जब भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है। मतलब शांत है अभी, और कोई उद्भेदन उसमें नहीं हुआ। तो ऐसे आपको याद करना है क्या, तंजानिया का किलिमंजारो बिल्कुल भी रट लेना है। शांत ज्वालामुखी में ही नहीं लेकिन उसको ऐसे ज्वालामुखी से क्वेश्चन जो हमारा पूछता है किस देश में अवस्थित है, तो इससे आपको तंजानिया का किलिमंजारो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछता है। और इक्वेडोर का चिम्बेराजो, ये भी आपको। और म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद व कोप सुल्तान, ये एग्जाम में पूछा है। ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। नहीं तो निम्नलिखित में से पूछ देता है कौन सी शांत ज्वालामुखी है, तो आपको जब नाम याद रहेगा तभी आप पता कर पाएंगे कि कौन सा शांत ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय, कौन सा सुसुप्त है। अब हम देखते हैं एकांगोवा के बारे में। इस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी। और मैंने अभी सक्रिय में क्या बताया था कि जो अर्जेंटीना का जो अल्बासडोर है वो हमारा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी। ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो ए से एकांगुआ, ए से एंडीज पर्वतमाला। और एकांगुआ
एक एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? एकांगुआ भी है, तो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब धुआरे क्या होते हैं? तो ये भी ज्वालामुखी से ही निकलती है। तो ज्वालामुखी की जो अंतिम क्रिया है वो क्या होती है? अंतिम क्रिया का प्रतीक क्या है? धुआं, धुआं। अब सही बात है, सब कुछ जब निकल जाएगा तो लास्ट में धुआं निकलेगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। धुआंओं में गैस व जलवाष्प निकलती तथा गंधक युक्त धुआरों के सोल्फतारा कहा जाता है। ये पॉइंट आप भी बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा कि जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम क्रिया से जो धुएं निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो सोल्फतारा कहा जाता है। जैसे कि अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसका कटमई पर्वत, कटमई पर्वत जो कि 10,000 धुआंओं की घाटी कहा जाता है, तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, कटमई पर्वत। और न्यूजीलैंड का व्हाइट द्वीप का धुआरा प्रसिद्ध है। तो ये दोनों एग्जाम में ऐसे, कटमई पर्वत भी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चंस, तो बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। तो कटमई कहाँ पे है? अलास्का, यूएसए। तो कभी कभी यूएसए भी दे सकता है, कभी कभी अलास्का भी दे सकता है। अब ज्वालामुखी से जो हमारा गीजर है इसके पॉइंट याद होना चाहिए। तो यह गर्म जल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से पे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती हैं। तो आपको इसमें बस याद करना है कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो इस यूएसए में है, और इसको ही ओल्ड फेथफुल गीजर एवं एक्सिसलेसर गीजर कहा जाता है। तो ये पूछता है हमारा एग्जाम में कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो गीजर है, वो किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो ओल्ड फेथफुल गीजर। ये भी एग्जाम में पूछता है। और नोटिस ज्वालामुखी, ये बिल्कुल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो नोटिस ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है। सोचिए मंगल ग्रह पे है तो किससे? माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। विशाल ज्वालामुखी खोजा गया जो मंगल ग्रह के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक दर्शकों में छिपा हुआ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है हमारा माउंट एरेबस ज्वालामुखी। बारिश भी होने लगा, बाहर यहाँ बैठ कर बना रही हूँ। तो माउंट एरेबस जो हमारा है, एक अध्ययन से पता चलता है कि यह माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टली पदार्थ निकालता है। तो बस आपको माउंट एरेबस कहाँ पे? तो अंटार्कटिका में है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और माउंट एरेबस एंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी आगे भी मैंने पढ़ाया था, तो ये पॉइंट याद होना चाहिए।